यानी कुछ ही घंटों के अंदर 20 बार धरती कांप चुकी है। भूकंप आता क्यों है और भूकंप का जो केंद्र होता है वो कैसे निर्धारित होता है? वो उस समय तो वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, सुरक्षित वापस आ जाते हैं फिर, लेकिन फिर वो वापस जाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो खबर जुड़ी हुई है म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप से, जिसने तबाही मचा दी। इस भूकंप में कितने लोगों की जान गई है, कितना नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं प्रणय से। दूरबीन से देखते हैं म्यांमार और थाईलैंड का क्या हाल है। प्रणय, क्या हाल है? बहुत भयावह तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। भयावह तस्वीरें ही न केवल आई हैं मृत्युंजय, बल्कि अगर आप ग्राफ देखें, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजी यानी भारत का वो सेंटर जो कि भूकंप इस पूरे क्षेत्र में जहां भी आते हैं, जो हमारा निगरानी सेंटर है जी, उसके अगर आप डेटा को देखें तो ये जब 7.2 7.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया मांडले के अंदर म्यांमार में, जिसके झटके थाईलैंड के अंदर भी महसूस किए गए, उसके बाद से अब तक इस पूरे क्षेत्र के अंदर आप देखिए लगातार भूकंप जो है वो महसूस किया जा रहा है। ये म्यांमार के अंदर भूकंप के झटके आए हैं, इसके अलावा मांडले के अंदर फिर आफ्टर शॉक्स आए हैं, मेघालय के अंदर भी जो है भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। और इस पूरे इलाके के अंदर म्यांमार में भी आप देखिए नेपिडॉ के अंदर भी, इस पूरे इलाके के अंदर भी भूकंप आया है। और ये लगातार अब तक करीब 20 आफ्टर शॉक आ चुके हैं, यानी कुछ ही घंटों के अंदर 20 बार धरती कांप चुकी है। और इसीलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इन तमाम इलाकों के लिए, क्योंकि ये आफ्टर शॉक रात के समय में अगर और आते हैं तो तबाही ज्यादा हो सकती है। प्लस ऐसे में क्या होता है मृत्युंजय कि बड़ा भूकंप जब आता है तो कई इमारतें ऐसी होती हैं जो कि इमारतें जर्जर हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से गिरती नहीं है, ढहती नहीं है। आफ्टर शॉक्स उन्हें और कमजोर कर देते हैं, आफ्टर शॉक्स उनके लिए खतरा और बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर कुछ लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि कोई इमारत अगर भूकंप आया है वो उस समय तो वहां से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, सुरक्षित वापस आ जाते हैं फिर, लेकिन फिर वो वापस जाने की कोशिश करते हैं, अपना सामान लाने की कोशिश करते हैं, और यही बेहद खतरनाक चीज होती है। और अगर आप देखें तो ये सिस्मोलॉजिकल मैप आप देखिए, इस पूरे इलाके के अंदर ये जो आपको रेड डॉट्स दिख रहे हैं ये आज के भूकंप हैं। और ये आज के भूकंप का जो पूरा आंकड़ा है ये आप देखिए लगातार इस पूरे एरिया के अंदर, यानी ये जो यूरेशियन प्लेट है, इस यूरेशियन प्लेट के अंदर लगातार एक्टिविटी देखी जा रही है कि यहाँ पर आज सुबह से ही, यानी करीब 11-12 बजे के बाद से ही इस पूरे इलाके के अंदर भूकंप की एक्टिविटी महसूस की जा रही थी। और आप देखिए कि कितना जबरदस्त भूकंप इन इलाकों के अंदर आया है। खासतौर पर ये देखिए भारत का मेघालय जो है वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, भारत और म्यांमार की बॉर्डर के ऊपर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा म्यांमार जो है वो बड़ा एपिसेंटर है, और इसके ही आफ्टर शॉक्स जो हैं वो थाईलैंड के अंदर भी महसूस किए जा रहे हैं। और अगर आप तस्वीर देखें तो कुछ इस तरीके की जो तस्वीर है, ये देखिए, ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये म्यांमार की तस्वीर है। म्यांमार में कई जगह बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो गिरी हैं, ढही हैं, कई इमारतों में इस तरीके की जो दरारें हैं वो इस समय देखने को मिल रही हैं। तो बड़ी अफरा तफरी इस समय म्यांमार में भी है। म्यांमार में आप जानते ही हैं कि एक तरफ वहां राजनीतिक उथल पुथल भी है, राजनीतिक भूकंप, गृह युद्ध चल रहा है, एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति है। वहां पर सरकार किसकी है, कैसे वहां तक लोगों तक राहत पहुंचेगी, ये तो एक सवाल है ही सही। उसी तरीके से थाईलैंड के अंदर भी, क्योंकि थाईलैंड के लिए ये बड़ा झटका इसलिए हो गया है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर वहां बिम्स्टेक की शिखर बैठक होनी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो बिम्स्टेक के नेता हैं उनको वहां पर जुटना था। अभी तक बताया जा रहा है कि बिम्स्टेक की जो बैठक है वो बरकरार है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि 20 झटके अब तक आ चुके हैं, और लगातार अगर ये बढ़ते हैं तो झटके बढ़ते हैं अगर, तो हो सकता है कि म्यांमार की सरकार इस बारे में कॉल ले, क्योंकि उस समय उनकी भी प्राथमिकता होगी अपने लोगों को जो है राहत और मदद मुहैया कराना, साथ ही जो इमारतें इस समय खतरे में हैं वहां से लोगों को बाहर निकालना। तो इन तमाम चीजों के बीच में इसी तरीके की अफरा तफरी की जो तस्वीरें हैं वो आ रही हैं। ये म्यांमार की तस्वीर है, म्यांमार के अंदर करीब करीब मांडले का जो इलाका है वहां इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। थाईलैंड के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, अफरा तफरी का हालत है। और चाहे म्यांमार हो चाहे यहाँ मांडले हो, इन तमाम इलाकों के अंदर ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये बता रही हैं कि नुकसान केवल म्यांमार में नहीं हुआ है बल्कि थाईलैंड के अंदर भी वो तस्वीरें जिस तरह से इमारत गिरती हुई, इमारत जिस तरीके से धराशायी हो गई, और वहां पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। वहां स्निफर डॉग्स को पहुंचाया गया है कि किसकी अगर अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि तो कुछ पता चल आवर होते हैं
इस समय में बेहद कठिन दौर होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे फंसा हुआ है, उसके पास वक्त कम होता है, और ऐसे में उस तक अगर मदद मुहैया करा दी जाए तो उसकी जान बच सकती है, एक जान कीमती होती है। तो इस समय राहत और बचाव का काम जो है उस पूरे इलाके के अंदर चल रहा है। लेकिन अगर आप टोपोग्राफी देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो क्षेत्र जो है वो म्यांमार का इलाका है, और म्यांमार से ही लगा हुआ थाईलैंड का इलाका है। तो म्यांमार और थाईलैंड के इस पूरे इलाके के अंदर जो धरती कांपी है, वहां पर इस समय जो है ये एक एपिसेंटर बना हुआ है। हम म्यांमार से थाईलैंड तक के इस पूरे इलाके की बात कर रहे हैं, और इस पूरे इलाके के अंदर लगातार जो हैं वो जलजले आ रहे हैं, लगातार भूकंप आ रहा है, और उसका जो ग्राफ है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि एक बड़े भूकंप के बाद अक्सर कई आफ्टर शॉक्स आते हैं। जिस तरह से आ भी रहे 20 आफ्टर शॉक का आप जिक्र कर चुके हैं। म्यांमार केंद्र रहा है इस भूकंप का, थाईलैंड, चीन, भारत, जगह जगह पे कहा जा रहा, दावा किया गया कि झटके महसूस किए गए। बड़ा एक सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ कि भूकंप आता क्यों है, और भूकंप का जो केंद्र होता है वो कैसे निर्धारित होता है, क्या है ये? देखिए, भूकंप का केंद्र, या आप ऐसे समझ लीजिए कि भूकंप आता क्यों है। सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि भूकंप आखिर आता क्यों है। धरती आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम धरती को इस तरीके से देखते हैं, लेकिन आपने ये अगर नक्शा गूगल मैप पर इस तरीके से अगर देखा हो तो आप ये देखेंगे कि ये जो ग्रीन एरिया है ये तो ये धरती है, वो जगह है जो हमें नजर आती है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट ब्लू एरिया है, और उसके बाद धीरे धीरे ये लाइट ब्लू एरिया जो है ये कम होता जाता है, यानी यहाँ पर पानी की गहराई बढ़ती चली जा रही है। ये वो एरिया है जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यानी धरती का अगर आप नक्शा देखें, धरती को अगर आप देखें स्थिति, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से जो तमाम देश हैं, जो ज्योग्राफिकल मास हैं, वो इस तरीके से बटे हुए हैं। हम भारत को अगर देखें तो भारत हमें कहाँ नजर आता है? भारत हमें यहाँ पे इंडियन प्लेट पे नजर आता है। ये इंडियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इसके अलावा ये जो ऊपर नजर आ रही है यूरेशियन प्लेट है। भारत में जब भी भूकंप आते हैं, जैसे कि भूकंप हमने देखा भारत में उत्तराखंड का भूकंप था, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब भूकंप आते हैं, ये आप देखिए भारत जिस जगह पर मौजूद है वहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है वो आपस में टकराती है। यानी ये वो इलाका है जहां पर हिमालय है। हिमालय बना ही इन दोनों प्लेट्स के टकराने से है जी। ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ जब घर्षण करती हैं, यहां पर टेंशन बिल्डअप होता है। वो टेंशन बिल्डअप जब होता है तब मान लीजिए कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर इस तरीके से चढ़ गई, अब उसके बाद उनके बीच में आपस में मूवमेंट, घर्षण बल हो रहा है। ऐसे में अगर उसने अपने आप को रीएडजस्ट किया है तो उस रीएडजस्टमेंट के कारण धरती कांपती है, झटका आता है, बड़ा झटका आता है, और उस कारण से भूकंप आता है। कई बार टेंशन बिल्डअप होता है, क्योंकि ये चढ़ते 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 टेंशन बिल्डअप हो गया, और उसके बाद एकदम से ये नीचे आई तो जबरदस्त और बड़ा भूकंप, तीव्रता बढ़ जाती है उसकी। कई बार लोकलाइज टेंशन बिल्डअप होते हैं। आपको याद है कुछ दिनों पहले दिल्ली के अंदर भूकंप आया था, जिसका एपिसेंटर जो है वो धौला कुआं के आसपास का एरिया था। उस समय भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पर लोकलाइज टेंशन था, यानी कोई टेंशन बिल्डअप हो रहा होगा जो यहाँ की कह लीजिए अरावली की जो प्लेट है उसके अंतर्गत हो रहा था, लोकलाइज था, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं था। दिल्ली के लिए था क्योंकि एपिसेंटर था। यहां पर एपिसेंटर भले ही मांडले में रहा हो, एपिसेंटर भले ही यहां पर म्यांमार के अंदर रहा हो, लेकिन चूंकि टेंशन बहुत ज्यादा था इसीलिए इसका जो असर है वो बड़े एरिया के अंदर देखने को मिला। और आमतौर पर जैसे कि आप पानी के अंदर कंकड़ डालते हैं तो उसके रिपल इफेक्ट्स होते हैं, यानी आपको लहरें दूर तक जाती हुई नजर आती हैं। उसी तरीके से भूकंप का एपिसेंटर अगर किसी एक जगह पर है तो उसके बाद उसका जो आफ्टर शॉक्स का दायरा है या उसके जो झटकों का दायरा है, वो झटकों का दायरा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है। और इसीलिए जो आप देखिए कि जब हम नक्शा देखते हैं तो हमको ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पर देखिए ये एपिसेंटर है, लेकिन इस एपिसेंटर के साथ साथ इसका जो असर है वो दायरा बढ़ता चला के अंदर, तीव्रता के हिसाब से उसका दायरा बढ़ता, तीव्रता के अनुसार उसका दायरा। और आप देखिए यहाँ कलर भी चेंज है, यहाँ पर इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी इसलिए इसको रेड डॉट से डिनोट किया गया है। यहाँ पर इंटेंसिटी कम है इसलिए येलो है, ये ग्रीन है, और उसके बाद ये ब्लू है, यानी इंटेंसिटी बहुत माइनर है। यानी यदि आप इसको देखें तो भारत के सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट का डेटा क्या कहता है? 4.3 का 4.3 का ये भूकंप था। भूकंप के साथ एक चीज और भी होती है मृत्युंजय, कि भूकंप के अंदर अगर आप देखें ये 4.3 था और ये था 7.2, यानी अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से देखेंगे तो करीब करीब 3 से 4 पॉइंट का अंतर है, 3 पॉइंट का अंतर है। लेकिन 3 पॉइंट का अंतर कई गुना मैक्सिमाइज हो जाता है। एक एक पॉइंट के साथ एक्सपोनेंशियली जो है वो भूकंप का असर बढ़ता है। यानी 5.6
और 6.5 के भूकंप के बीच में जो इंटेंसिटी महसूस होगी वो आपको कई गुना ज्यादा महसूस होगी। और इसीलिए जो भूकंप आता है उस समय में आपको कई बार एपिसेंटर के अंदर तो तबाही होती है, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो आसपास के बड़े दायरे तक जो है वो उसके झटके महसूस किए जाते हैं और उसका असर होता है। बड़ा एक सवाल ये कि अभी बीते कुछ दिनों से नेपाल की बात कीजिए, नेपाल में भूकंप आया था, वो बहुत भयावह था, बहुत त्रासदी वाला था। भारत का आपने जिक्र किया ही, लगातार भूकंप के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कारण इसका? देखिए, भूकंप तो आदिकाल से आ रहे हैं और भूकंप का इतिहास जो है वो धरती के इतिहास जितना ही पुराना है, चूंकि भूगर्भीय एक्टिविटी होती रहती है। चूंकि इंसानी बसाहट बहुत बढ़ गई है, इंसानी बसाहट बढ़ी है, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं, प्लस हाई राइज बिल्डिंग्स ज्यादा बढ़ी हैं। जमीन के ऊपर अगर आप हैं, पैदल चल रहे हैं तो आपको भूकंप के झटके उतना महसूस नहीं होंगे, लेकिन अगर आप किसी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर हैं तो आपको भूकंप के झटके ज्यादा महसूस होंगे। अर्बनाइजेशन बढ़ा है, शहर ज्यादा बढ़े हैं, इसीलिए नुकसान आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और इसीलिए हम भूकंप को लेकर ये जो मॉनिटर कर रहे हैं कि अचानक भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। देखिए, भूकंप तो पहले भी आते थे, भूकंप लगातार आते हैं और भूकंप का डेटा अगर आप देखें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इवन अगर आप इस मैप को देखें तो ये पिछले कुछ दिनों का डेटा है। आप अगर इस नक्शे को देखें तो यहाँ पर पूरी दुनिया भर के अंदर आए हुए भूकंप का जो मॉनिटरिंग है, ये देखिए सिस्मिक प्लेट्स की जिनका हम जिक्र कर रहे थे, ये सिस्मिक प्लेट्स हैं और साथ साथ ये फॉल्ट लाइंस हैं, कई फॉल्ट लाइंस यहाँ पर आती हैं। या अगर आप भारत के ही आसपास का देखें तो इस पूरे इलाके में मैं आपसे जो कह रहा था, इस लाइन को देखिए जरा, ये वो लाइन है जहां पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो है वो मिलती है, ठीक है, यही वो लाइन है। और इसी लाइन के इर्द गिर्द आपको अधिकतर भूकंप की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसके अंदर भारत भी आता है, इसमें नेपाल भी आता है, इसमें चीन का भी कुछ हिस्सा आता है, इसके अंदर म्यांमार का, बांग्लादेश का और थाईलैंड भी लगा हुआ है। थाईलैंड तक का इलाका आता है, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट इस जगह तक आती है। इसके अलावा यहाँ से ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ जाती है और इस तरीके से इधर अरबियन प्लेट है, अरबियन पेनिनसुला जो है वो आता है। तो ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये घनी आबादी वाला इलाका है, इसलिए आबादी ज्यादा है, अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ा है, शहर तेजी से बढ़े हैं, मकान हाई राइज होते जा रहे हैं, घनी बसाहट होती जा रही है, इसलिए हमें भूकंप अब ज्यादा महसूस होने लगा और उसकी इंटेंसिटी के साथ साथ उसका खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब भूकंप अगर आता है तो नुकसान ज्यादा करता है। हमने तुर्की में देखा किस तरीके का भीषण भूकंप था, 2023 की शुरुआत के अंदर वो भूकंप आया था और उसके बाद आप देखिए भूकंप की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन जो असली चिंता है वो इस बात की है कि हम उसका नुकसान मिनिमाइज कैसे करें और उसके साथ मिटिगेट कैसे करें। तो प्रणय, ये तो रही जो भौगोलिक भूकंप है उसकी बात। जो राजनीतिक भूकंप भी म्यांमार में है, वो क्या कुछ दर्शाता है, जो गृह युद्ध वहां चल रहा है जिस तरह का? देखिए, राजनीतिक भूकंप के लिहाज से कहें तो इस पूरे इलाके के अंदर आपको बहुत सारा राजनीतिक भूकंप देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के बीच में भूकंप राजनीतिक भूकंप है। इसके अलावा खासतौर पर म्यांमार के अंदर जिसका जिक्र आपने किया, वहां पर राजनीतिक भूकंप है। लेकिन आज भूकंप अगर म्यांमार और थाईलैंड में आया है तो एक राजनीतिक भूकंप जो है वो नेपाल में भी आया है। नेपाल में जो कुछ हुआ है वो भी कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि नेपाल के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने क्या हटाया कि नेपाल में जनता सड़कों पर उतरी हुई है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और इस कदर प्रदर्शन हो रहे हैं कि इन प्रदर्शन की आंच के अंदर, इसकी आग के अंदर यहां तक मांग उठ गई है कि अब जो है नेपाल के अंदर राजशाही वापस आना चाहिए। अच्छा। 2006-07 के अंदर जिस तरीके से आंदोलन हुआ था, नेपाल में लोकतंत्र बहाल हुआ था और उसके बाद वहां पर जो है अब ये हो रहा है वापस से राजशाही आनी चाहिए। राजशाही किंग ज्ञानेंद्र के पोस्टर वहां पर लग रहे हैं कि वहां पर राजशाही होनी चाहिए, यानी लोकतंत्र की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो वहां पर होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था वापस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसका एक भारत एंगल भी सामने आ रहा है मृत्युंजय, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्हीं प्रोटेस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तस्वीरें थी वो भी किंग ज्ञानेंद्र के साथ वहां पर लगी हुई नजर आई। उसको लेकर भी बहुत सारी चर्चा सोशल मीडिया पे एकदम से चर्चा में आ गई थी, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है कि आखिर उसका एंगल क्या है। क्योंकि अगर आप नक्शा देखें, हम बार बार नक्शे की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप इस नक्शे को अगर देखें तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं। ये गोरखपुर से आगे का जो इलाका है, वहां से गोरखपुर वो जगह जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं और गोरखपुर नेपाल का बॉर्डर बहुत करीबी है, बिल्कुल करीब का बॉर्डर है यहाँ से। और आप देखिए कि नेपाल के साथ लगते हुए इस इलाके के अंदर, तराई का इलाका तो लगा ही हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमाएं नेपाल से लगी हुई हैं। लेकिन नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो जो है वो अपने आप में कम रोचक नहीं है। और उसको यदि देखा जाए तो देखिए नेपाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो कम रोचक नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर भी देखिए, ये आज की तस्वीर है, सड़क के ऊपर इतना पथराव हुआ है, जरा अंदाजा लगाइए। इस तरीके से प्रो मोनार्की
यानी राजशाही की वापसी के लिए नेपाल के अंदर जनता इस कदर उग्र प्रदर्शन कर रही है। ये तस्वीरें आई हैं नेपाल से, ये नेपाल के लिए भी अलर्ट देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि नेपाल के अंदर ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी बिम्स्टेक की बैठक के अंदर जाना था। हाँ। उस बैठक में जो थाईलैंड में होने वाली है, उस बैठक पे तो अभी आएंगे, लेकिन सवाल ये है प्रणय कि ऐसा हुआ क्यों, कारण क्या है इसका भी, मतलब किस तरह क्यों ये लोग अभी राजशाही चाहते हैं, ऐसा बदलाव क्यों हुआ, कुछ इसके पीछे अगर सरल भाषा में और सूक्ष्म बता दें। देखिए क्यों हुआ ये तो नेपाल के लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, लेकिन क्या वहां पर लोकतंत्र बहाली के नाम पे जितनी चीजें वादे किए गए थे, जिस तरीके की सरकारें चली हैं, जिस तरीके से राजनीतिक स्थिरता की जो अपेक्षा नेपाल के लोगों की थी वो पूरी नहीं हुई है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय में, तो चाहे केपी शर्मा ओली हो, प्रचंड हो, है ना, शेर बहादुर देउबा हो, जिस तरीके से वहां पर सरकारें आई, बनी, बिगड़ी, लेकिन सरकारों का स्थायित्व देखने को नहीं मिला। खासतौर पर केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड, इनके बीच में जो सत्ता की खींचतान देखने को मिली, दोनों ही माओवादी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच भी सत्ता की जैसी खींचतान देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं नेपाल की जो जनता है उसको ये लग रहा है कि एक तरफ वो सिस्टम था जो लंबे समय से हमारे देश के अंदर बरकरार था, जिसके अंदर राजा होता था, राजा के प्रति लोगों की श्रद्धा, राजा और प्रजा वाला जो सिस्टम, राजा और प्रजा वाला सिस्टम था। और राजा और प्रजा के इस सिस्टम के अंदर लोकतंत्र के नाम पर सरकार तो दी गई, लेकिन उस सरकार के अंदर जो सत्ता थी वो कुछ लोगों तक सिमट कर रह गई। लोगों की भलाई का जो वादे किए गए थे वो जमीन पर नहीं उतरे, और ऐसे में एक अव्यवस्था की जो स्थिति है वो वहां पर देखने को मिल रही है। और इसी कारण से आप देखिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के चेयरमैन को, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन को हटाने पर अगर जनता का ऐसा गुस्सा वहां पर फूट रहा है, ऐसा गुस्सा अगर सामने आ रहा है, तो ये चीजें बताता है कि नेपाल में कहीं ना कहीं अलार्म जरूर बज चुका है। और इसलिए ये सवाल जो आपने पूछा, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कि अभी तो ये देखना होगा कि बिम्स्टेक की उस बैठक के अंदर केपी शर्मा ओली जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हालांकि ऐलान किया जा चुका है कि वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत में 3 और 4 अप्रैल को ये बैठक होनी है। लेकिन बैठक हो पाएगी जिस तरह से अपने जिक्र किया, बहुत ही रोचक इस समय टाइम चल रहा है, क्योंकि ये बिम्स्टेक के जितने किरदार हैं, अगर आप भारत को छोड़ दें तो अधिकतर किरदार जो हैं वो इस समय कहीं ना कहीं उलझे हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बिम्स्टेक के किरदारों को देखें तो बिम्स्टेक के जितने भी देश हैं, बिम्स्टेक के अंदर जो हैं ये सारे देश शामिल हैं, जिसके अंदर भारत है, जिसमें भूटान है, इसके अंदर नेपाल है, इसके अंदर आपका, तो देखिए बिम्स्टेक के जितने देश हैं, बिम्स्टेक के अंदर भारत है, बिम्स्टेक के अंदर नेपाल है, बिम्स्टेक के अंदर श्रीलंका है, बिम्स्टेक के अंदर बांग्लादेश है, और बिम्स्टेक के अंदर जो है थाईलैंड है। ये तमाम देश जो हैं वो इनकी बैठक हो रही है। वादे तो बहुत सारे किए गए थे। देखिए 1997 का ये संगठन है, इसकी बैठक होनी है, और इसके लिए कंबाइंड जीडीपी करीब 4.7 ट्रिलियन की है, साथ ही 1.7 बिलियन लोग, यानी करीब करीब 1.7 अरब लोग वहां पर रहते हैं। ये तमाम देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सारे देश जो हैं, इन 7 देशों का ये पूरा समूह है। लेकिन ये बैठक पिछली बार थाईलैंड के राजनीतिक संकट के कारण टालनी पड़ी थी, क्योंकि उस समय वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। सितंबर 2024 में बैठक होनी थी, और अब जब बैठक की तारीख, तैयारियां सब कुछ हो चुकी हैं, ये बिम्स्टेक के लिए बाकायदा पोस्टर वोस्टर छप चुके हैं थाईलैंड के अंदर, उस समय ये भूकंप आ गया है। एक भूकंप यहां आया है, दूसरा भूकंप म्यांमार में आप जानते ही हैं, राजनीतिक सत्ता जो है उसकी उथल पुथल बनी हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी सत्ता की उथल पुथल बनी हुई है। तो आप देखिए, मतलब देखा जाए तो इसमें सिर्फ भारत है अभी, भारत और भूटान आप कह सकते हैं, है ना। श्रीलंका भी आप कुछ हद तक मान लीजिए कि श्रीलंका के अंदर भी जो है तनाव रहा है, श्रीलंका में भी काफी तनाव रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा जो है वो थाईलैंड के बाद में श्रीलंका होना है। तो ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र के अंदर अभी राजनीतिक जो उथल पुथल है, यानी एक तरफ धरती का भूकंप जो है वो तो आ ही रहा है, लेकिन राजनीतिक भूकंप से भी ये जो पूरा इलाका है इसके अंदर आपको बहुत हलचल देखने को मिल रही है। यानी अगर हम बात करें तो नेपाल के अंदर राजनीतिक भूकंप देखने को मिल रहा है, म्यांमार में राजनीतिक भूकंप देखने को मिल रहा है। बड़े उथल पुथल के बाद काफी जो टर्बुलेंस है वो थाईलैंड के अंदर भी रहा है। थाईलैंड के अंदर तो भूकंप भी आया है, लेकिन थाईलैंड के अंदर राजनीतिक उठापटक भी रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो श्रीलंका का इलाका आता है, श्रीलंका के अंदर जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ भी राजनीतिक उठापटक रही है। इसलिए बांग्लादेश का तो खैर अभी भी चल ही रहा है, बांग्लादेश का मुद्दा चल ही रहा है। बांग्लादेश के अंदर अंतरिम शासक वहां पर, या प्रशासक कह लीजिए उन्हें, मोहम्मद यूनुस हैं जरूर, लेकिन उनका भी टेंशन चल रहा है। और टेंशन इस चीज को लेकर भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, यानी प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच में क्या थाईलैंड के अंदर मुलाकात होती है या नहीं होती है। क्योंकि आज जब विदेश सचिव से मैंने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम जल्दी ही आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक
पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं, अभी भी बताया नहीं जा रहा, और इस बात की आशंका काफी जताई जा रही है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच कोई सीधी द्विपक्षीय मुलाकात न हो। यानी एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच स्थिति ये थी मृत्युंजय कि प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना जहां भी मिलते थे तो उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती थी, बातचीत होती, चाहे यूएन का मंच हो, चाहे बिम्स्टेक का मंच हो, यहां तक कि ब्रिक्स की जब भारत ने शिखर बैठक आयोजित की थी तब भी बिम्स्टेक के तमाम नेताओं को आमंत्रित किया था भारत ने जी। लेकिन बिम्स्टेक की अहमियत इस टर्बुलेंस के बीच में, क्योंकि नेपाल भी इस समय परेशान हलकान नजर आ रहा है, एक भूटान है जो भारत की ही तरह कह सकते हैं कि वहां उस तरीके की राजनीतिक स्थिरता है वहां पर, और वहां भी राजशाही है। और आप देखिए कि या भूटान के पड़ोस में होने के कारण लगभग वैसी ही चीजें इस समय काठमांडू में भी आ रही है वापस से कि मांग की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए, वहां पर राजशाही वापस आए। अब इसके लिए क्या पब्लिक जिस तरीके से सड़क पर उतरी है, क्या ये आंदोलन जो है ये और उग्र होगा, क्या इस तरीके से यहाँ पर नेपाल के अंदर एक नई क्रांति होने जा रही है, कोई कुछ नहीं कह सकता। इस समय बड़ा ही उथल पुथल है, जमीन के नीचे भी और जमीन के ऊपर। राजनीतिक उथल पुथल भी है और भौगोलिक उथल पुथल भी है। अब देखना ये कि कौन सी उथल पुथल पहले शांत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है नेपाल को लेकर, भारत को लेकर, भूकंप को लेकर, राजनीतिक भूकंप को लेकर और भौगोलिक भूकंप को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।